हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल गुरु क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 7 डेज चैलेंज, जहां पे मैंने आपको गारंटी किया था कि 7 डेज के अंदर मैं आपको इन हाफ ईयरली एग्जाम्स में 80 प्लस कैसे स्कोर किया जा सकता है उसके लिए गाइड करूंगा। और आज उस सीरीज का अपना पहला लेक्चर है, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी से शुरू करेंगे। जिसको भी जो चीज़ नहीं समझ में आए, सबसे पहले इस वीडियो को वहीं पॉज करिएगा, दोबारा रिपीट करिएगा, देखिएगा, समझिएगा। अगर बाई चांस कोई पॉइंट, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करिएगा। अदरवाइज आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उसमें आप हमारे कस्टमर केयर से कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे भी कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अब हम हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज का मार्क वेटेज जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मार्क वेटेज है 10 to 12 मार्क्स। दैट इज वेरी ह्यूज। ठीक है, आज के टॉपिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये थ्योरी टॉपिक रहेगा। थ्योरी टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम कवर करने जा रहे हैं 10 से 12 मार्क्स का टॉपिक। और इसके लिए सिर्फ आप लोगों को जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि प्लीज़ एक रजिस्टर लेके बैठिए, साथ में कुछ पेन लेके बैठिए, पेंसिल लेके बैठिए, फिर स्केल लेके बैठिए। ठीक है, कुछ लोग जो कि फर्स्ट टाइम फॉर्मेट्स बनाएंगे वो अपने साथ इरेजर्स भी लेके बैठिए। ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहेंगी इस पूरे 7 डेज की सीरीज को अटेंड करने के लिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है? सबसे पहले आपके पास एक अलग से रजिस्टर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए। और उसी के साथ हम सब चीज़ें, होपफुली आप सब ने ये सब रेडी कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 10 से 12 मार्क्स का टॉपिक। तो पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या? तो अकाउंटिंग बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। अकाउंटिंग को आप 4 वर्ड में लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं जैसा जैसा लिखता जा रहा हूँ, प्लीज़ इसको एज इट इज़ या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप साथ में नहीं लिख पा रहे हैं, मगर इसको एज इट इज़ लिखिएगा। कुछ चीज़ें मैं रिपीट कराऊंगा, आप अपनी सारी हेजिटेशन साइड में रख के जितनी बार जो चीज़ को जैसे रिपीट करने के लिए बोला जाए, प्लीज़ उसे रिपीट करिएगा। तो सबसे पहली बात, अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग है एक सिस्टमैटिक मैनर। क्या है? सिस्टमैटिक मैनर। अकाउंटिंग क्या है? सिस्टमैटिक मैनर है। किस चीज के लिए? ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अकाउंटिंग है क्या? सिस्टमैटिक मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। अब यहां पे हम करते क्या क्या हैं? 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप करते हैं आइडेंटिफाई, फिर करते हैं रिकॉर्ड, फिर करते हैं आप क्लासिफाई, फिर करते हैं समराइज, और फिर लास्ट में करते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट टू यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अकाउंटिंग है क्या चीज? सबसे पहली चीज है अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक मैनर है। किस चीज का? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। दूसरा, उसके बाद स्टेप क्या आता है? उसके बाद स्टेप आते हैं नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, एंड फिफ्थ वन इज रिपोर्टिंग। तो ये सारी चीजें एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नो डाउट मैं ये भी आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। उसके लिए आप ग्लोबल गुरु क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आईओएस पे मिल जाएगा, एंड्रॉयड स्टोर पे मिल जाएगा, प्लस globalguruclasses.co.in हमारा वेब पोर्टल है। अगर कहीं भी किसी भी डिवाइस पे इशू आ रहा हो तो globalguruclasses.co.in पोर्टल पे आप लॉगिन करिएगा, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए, तो अकाउंटिंग के बारे में। अच्छा, हम यहाँ बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस के बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मिनिमम याद करके आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो उसके बारे में बात करेंगे।
तो सबसे पहली चीज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग है क्या, मेरे साथ साथ बोलिए, सिस्टमैटिक मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। क्या है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग क्या है, सिस्टमैटिक मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। अब उसके बाद होता क्या क्या है, उसके बाद होता है आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो बोलिए मेरे साथ साथ, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, रिपोर्टिंग। दोबारा बोलिए प्लीज, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग किसको की जाएगी, टू द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक इसका। सॉरी, अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। यहां तो आ गई आपकी डेफिनेशन, ये तो चीज हो गई आपकी डेफिनेशन, ये हो गया आपका डेफिनेशन, ये आपका डेफिनेशन हो गया। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स को भी कवर करेगा, ये आपके एमसीक्यूज को भी कवर करेगा, प्लीज इसको ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, टू इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि किस दिन किस डेट पे किस सीक्वेंस पे क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। दूसरा होता है बहुत इंपॉर्टेंट काम, टू नो या असर्टेन। क्या असर्टेन करना चाहते हैं हम, बिजनेस कोई भी शुरू करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस। क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या असर्टेन करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरा है टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड ऑब्जेक्टिव है इसका टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो तीसरी बात है, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हमारे बहुत काम आता है। जैसे ही हमने बात करी थी, हमने प्रोसेस में बात करा था, एक पॉइंट था समराइज। समराइज में हम क्या करते हैं, समराइज में हम करते ही ये हैं कि हमने पूरे साल भर के ट्रांजैक्शंस लिख लिए, फाइनेंशियल अकाउंट्स बना लिए। अब उन फाइनेंशियल अकाउंट्स को फाइनल निकालेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ तो किस वजह से हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, नेट प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, या हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ ज़्यादा आ रहा है, उन सब चीज़ों को जानने के लिए करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं टू असिस्ट इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। चौथा है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। ये आपको ब्रांचेस ऑफ अकाउंटेंसी में भी मिले होंगे ये सारी चीज़ें, बाकी हम उनके बारे में जानेंगे आगे। फिर उसके बाद फिफ्थ है आपका टू कंप्लाई विद, टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट। तो जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं बिजनेस के लिए फुलफिल करने के लिए, उनकी कॉम्प्लाइंसेस हम सही से कर रहे हैं, यानी कि हम जितने भी रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को भी हम अकाउंटिंग के थ्रू जान सकते हैं। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस से।
तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता लगाना। अगर भाई साहब आपको ये भी याद करने में दिक्कत आ रही हो तो और शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जो वर्ड्स मैं अंडरलाइन करूँ प्लीज़ उनको ज़रूर ज़रूर याद कर लीजिएगा। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहला आपको रिकॉर्ड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने में काम आता है। उसके बाद सेकंड आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता लगाने के काम आता है। फिर उसके बाद आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने के लिए काम आता है। और फिर उसके बाद मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में काम आता है। इसमें आप कुछ बचे ही नहीं, तीन वर्ड है, तीन तो याद कर ही लेना। और फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स, फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स की मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के काम आया, प्लस आपके लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है ये अकाउंटिंग। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में, जो कि है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। क्या है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग? इसमें से हर बार चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पॉइंट में से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। आप इसको ज़रूर से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है आपका स्कोप। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बुक कीपिंग की, यहाँ पे बात करेंगे हम अकाउंटिंग की। ये एक काम करते हैं, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। चलिए, तो ये है बुक कीपिंग, ये है अकाउंटिंग। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं स्कोप के बारे में। स्कोप इसका है लिमिटेड, बुक कीपिंग का स्कोप लिमिटेड है, इसका वाइड वास्ट स्कोप है, वास्ट स्कोप है। अब इस वास्ट स्कोप के अंडर में क्या आ जाता है? वही जो अपन ने शुरू में बात करी थी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। देखिए ये यहाँ भी लिखा हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा उतारने पे, सिर्फ सुनने पे, याद करने पे और रिपीट करने पे ध्यान दीजिएगा। फिर है इंटरप्रेट। ठीक है, तो स्कोप क्या है बुक कीपिंग का? बहुत लिमिटेड स्कोप है। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है। अगर किसी मेरे भाई को इतना सारा भी याद करने में दिक्कत आ रही है और एग्जाम में अगर आ जाए डिफरेंस, तो भाई बस इतना सा याद रख लेना, स्कोप बुक कीपिंग लिमिटेड, अकाउंटिंग का वास्ट स्कोप। ठीक है, अब जो समझना चाहता है उसके लिए आप आगे आ जाओ। स्कोप में क्या है? बुक कीपिंग में स्कोप है सिर्फ रिकॉर्डिंग का, बुक कीपिंग में स्कोप है सिर्फ रिकॉर्डिंग का। यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या काम होता है? रिकॉर्डिंग का काम होता है। इसमें रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्लासिफिकेशन भी होता है, एनालिसिस भी होता है और इंटरप्रिटेशन भी होता है, जो कि मैंने शुरू में आपको डेफिनेशन के टाइम पे समझाया था। चलिए, तो ये तो हुआ इसका फर्स्ट स्कोप। फिर बात करते हैं हम इसकी, चल भाई साइड हो जा, काम कर पहले, तो छोटा हो जा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, चलिए तो क्या हो गया, बड़ा हो। चलिए
सेकंड हम बात करने जा रहे हैं सेकंड हम बात करने जा रहे हैं स्किल लेवल की। स्किल लेवल, इसमें स्किल लेवल कितना चाहिए इसके अंदर? सिर्फ क्लैरिकल स्किल लेवल चाहिए। क्लैरिकल स्किल लेवल मतलब ऐसा कोई भी इंसान जो सिर्फ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना जानता है वो भी यहाँ पे काम कर सकता है, मगर यहाँ पे उसके साथ साथ एनालिटिकल स्किल भी चाहिएगा। एनालिटिकल स्किल भी चाहिएगा। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो पहला था स्कोप, जहाँ पे बुक कीपिंग में लिमिटेड स्कोप था, अकाउंटिंग में वाइड स्कोप था। रिकॉर्डिंग होती थी सिर्फ बुक कीपिंग में, यहाँ पे रिकॉर्डिंग के बाद में क्लासिफाइंग भी होता है, एनालाइजिंग भी होता है और इंटरप्रेट भी होता है। और सेकंड की बात करी हमने स्किल लेवल की, तो वो स्किल लेवल जो है यहाँ पे बुक कीपिंग में सिर्फ क्लैरिकल स्किल लेवल वाला आदमी भी हमारा काम कर सकता है, ज़रूरी नहीं है उसके पास पूरी प्रॉपर नॉलेज हो। मगर यहाँ पे हमारे को क्या है, क्लैरिकल के साथ साथ कुछ उसके एनालिटिकल स्किल्स भी काम आएंगे। एनालिटिकल स्किल्स मतलब वो स्किल्स जो उसको डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं कि यहाँ से कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन डिराइव की जा सकती है क्या। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड की। थर्ड में थर्ड में बात हो रही है डिसीजन। थर्ड में डिसीजन के बारे में कि क्या हम इसके बेसिस पे कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं क्या। डिसीजन मेकिंग इसके बेसिस पे बुक कीपिंग के बेसिस में अ बिग नो, और यहाँ पे क्या है, बिग यस। ठीक है जी, तो डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं क्या, तो डिसीजन मेकिंग इज बिग नो, और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है बिग यस है। चलिए फिर हम बात करते हैं अगले स्किल सेट की। ठीक है, फिर अगले स्किल सेट की बात कर लेते हैं। अगला स्किल सेट है, आउटपुट। अगली चीज़ है आउटपुट। फोर्थ पॉइंट क्या है इनके डिफरेंस का? आउटपुट। आउटपुट क्या है इसमें? मेजरली आप बनाते हैं जर्नल और लेजर। सिर्फ दो चीज़ें मेजरली बनती हैं बुक कीपिंग के बेसिस पे, जर्नल और लेजर। और यहाँ पे क्या क्या बनता है? जर्नल लेजर तो बन ही रहे हैं, प्लस आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, हमारी कंडीशन के बारे में बताता है, हमारे बिजनेस के स्टेटस के बारे में बताता है। तो ये था हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस। चलिए, तो एक बार इसे मैं दोबारा रिपीट करूं। चलिए एक बार दोबारा सुन लीजिए। बुक कीपिंग का सबसे पहला चीज़ क्या थी? सबसे पहली चीज़ थी स्कोप। दूसरी चीज़ थी आपकी स्कोप, अच्छा सॉरी, स्कोप को अगर हम बात करें तो स्कोप क्या है? लिमिटेड है। किसमें? बुक कीपिंग में। स्कोप क्या है बुक कीपिंग में? लिमिटेड है। अकाउंटिंग में क्या है? वाइड स्कोप है। फिर क्या होता है जी, इसमें बात होती है, यहाँ पे आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग करने को मिलती है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने को मिलता है। चलिए मैं आपको अलग अलग करके इनको, जिन भी भाइयों को समझ में आ रहा हो बहुत अच्छी बात है, एंड आई एम गारंटिंग यू कि अगर आप सिर्फ कुछ भी नहीं करते हैं, इसी तरीके से इन्हीं चीज़ों को पढ़ लेते हैं, तो भी आप कुछ अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। चलिए ठीक है।
एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं फटाफट से, शॉर्ट में दोबारा समझ लीजिए। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग 4 पॉइंट का है। पहला है स्कोप। स्कोप क्या है? बुक कीपिंग का लिमिटेड है क्योंकि यहाँ सिर्फ रिकॉर्डिंग करने को मिलती है। और अकाउंटिंग का जो है वास्ट स्कोप है, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने को मिलता है। फिर उसके सेकंड में बात होती है स्किल लेवल की। स्किल लेवल जो है वो क्लैरिकल लेवल का भी काम आ जाता है बुक कीपिंग में। और यहाँ पे क्या है, हमारे को एनालिटिकल भी चाहिए। एनालिटिकल क्यों चाहिए हमारे को? क्योंकि क्लासिफाई भी करना है, एनालाइज भी करना है और डेटा को इंटरप्रेट करना है। यानी कि सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करना है, हमें उसको अलग अलग स्टेप्स में डाल के, अलग अलग फनल्स में डाल के कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन उससे डिराइव करनी है। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग में क्या बुक कीपिंग हेल्प करता है? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं कर पाता है, क्योंकि ये सिर्फ क्या कर रहा है, एक ट्रांजेक्शन्स की सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग कर रहा है, दैट्स इट। मगर अकाउंटिंग, क्योंकि हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी कर रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं, तो ये हमारे को बहुत हद तक बहुत सारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर देता है। उसके बाद बुक कीपिंग का मेजर आउटपुट क्या है? बुक कीपिंग का मेजर आउटपुट है जर्नल और लेजर। बुक कीपिंग का मेजर आउटपुट क्या है? जर्नल और लेजर। और इसमें क्या है, जर्नल लेजर के बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस को बहुत इजीली, बहुत अच्छे वे में डिफाइन करता है, जिससे कि आपका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन वाला जो स्टेप है वो बहुत इजी हो जाता है। चलिए अगली बात करते हैं अपन। अगली बात करते हैं, हमने ऊपर बात करी थी कि हम रिपोर्टिंग के भी काम आती है अकाउंटिंग। तो रिपोर्टिंग का काम क्या होता है? रिपोर्टिंग टू द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने क्या बात करी थी? रिपोर्टिंग टू द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है वो इंफॉर्मेशन किसी न किसी कुछ लोगों के काम आने वाली इंफॉर्मेशन है। तो वो लोग कौन कौन होते हैं? इसको आप मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। हेडिंग है यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर जैसा कि नाम से पता पड़ रहा होगा, आंतरिक यूजर और बाह्य यूजर। आंतरिक यूजर यानी कि जो बिजनेस के अंदर रहते हैं, बाह्य यानी कि एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी कि बाह्य, जो लोग बिजनेस के बाहर रहते हैं। तो इंटरनल यूजर में सबसे पहला कौन आता है? जिसने पैसा लगाया है, खून पसीना लगाया है, वो आता है। फिर उसके बाद उसका अगला स्टेप आता है, जो लोग बाग उसके खून पसीने से कुछ यूजफुल रिजल्ट निकालना चाहते हैं। सबसे पहले ओनर, जिसने पैसा लगाया, मेहनत करी है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट, वो लोग बाग जो उसको बिजनेस ग्रो करने में उसके यहाँ हेल्प कर रहे हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉयज, जिनके थ्रू वो पूरा बिजनेस रन कर रहा है। ये लोग सारे हैं इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हम पूरा, ये अभी सिर्फ शॉर्ट क्लासेस हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे डिटेल लेक्चर्स हैं। उसके लिए आप मेरी ऐप को डाउनलोड करिएगा, ग्लोबल गुरु क्लासेस। आपको एंड्रॉइड स्टोर पे, आईओएस स्टोर पे, वेब पोर्टल पे, सब जगह हम आपको मिल जाएंगे। और इस तरीके के बहुत सारे यूजफुल लेक्चर्स आपको वहाँ अवेलेबल हैं। लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो लाइव टेस्ट वहाँ दे सकते हैं। और उसके साथ आपको लाइव सेशन मिलते हैं, डेमो क्लासेस मिलती हैं। और आप जो होमवर्क मिले वो होमवर्क भी आप वहाँ देके और चेक करवा सकते हैं हमारे लेक्चर। चलिए फिर बात करते हैं हम एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में। एक्सटर्नल यूजर में सबसे पहला आदमी आता है इन्वेस्टर। उसने भी आपके बिजनेस में पैसा लगाया है। बस इसका, इस इन्वेस्टर का पैसा लगाना और इस ओनर का पैसा लगाने में फ़र्क इतना है कि ये अपने विज़न के साथ में पैसा लगा रहा है। इसकी कुछ सोच है कि इस सोच में, इस पर्टिकुलर बिजनेस में मैं इस सोच के साथ पैसा लगाऊंगा तो इसको इतना ग्रो कर दूंगा। इन्वेस्टर का क्या काम है? इन्वेस्टर को लगता है कि नहीं यार, ये आदमी जो सोच रहा है वो बढ़िया सोच रहा है, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, मैं इसको डाल देता हूँ। वो पैसा वैसे भी पड़ा हुआ कहीं बेकार हो रहा है, तो वो अगर इस ओनर के बिजनेस में लगा दिया जाए तो वो कुछ गुना ग्रो होगा। परसेंट में बात नहीं हो रही है, कुछ गुना ग्रो होगा। मतलब 100 के 200 500 1000 रुपए तक बन सकते हैं। जितना आपने ये स्टार्टअप फंडिंग वगैरह आप देख रहे हैं या शार्क टैंक इंडिया देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा इसलिए नहीं लगाता कि उसे ब्याज ज़्यादा मिल जाएगा। नहीं, वो पैसा इसलिए लगाता है कि उसका
पैसा जो है मल्टीपल्स में ग्रो होगा, टाइम्स में ग्रो होगा, परसेंटेज में ग्रो नहीं होगा। इसके ऊपर आगे कभी डिस्कशन में बात करेंगे। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। इन्वेस्टर के बाद है क्रेडिटर, जिसने आपके बिजनेस को रन करने के लिए आपको कुछ सामान उधार पे दिया हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को तो सीधा सीधा आपके बिजनेस के हर ट्रांजैक्शन से लेना देना है, हर रिकॉर्ड से लेना देना है। इनकम टैक्स रिकॉर्ड चेक करना है उनको, आपका जीएसटी रिकॉर्ड चेक करना है, उनके आपके कंप्लाइंसेस रिकॉर्ड आपके चेक करने हैं। आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर जो जो लॉज एप्लीकेबल होते हैं उनको आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी सब आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड के थ्रू वेरीफाई किए जाते हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का ही दूसरा पार्ट आ जाता है जो कि है टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है। ये चार पांच सात नाम है, आपको याद करने हैं। इंटरनल में सबसे पहले सोचिएगा ओनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। जो लोग बाग बिजनेस के अंदर रह के बिजनेस को रन करते हैं वो लोग इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस बिजनेस के साथ रिलेटेड हैं, तो जिसमें इन्वेस्टर आ जाता है, क्रेडिटर आ जाता है, गवर्नमेंट आ जाती है और टैक्स डिपार्टमेंट आ जाता है। चलिए फिर आगे बात करते हैं हम फंडामेंटल कंसेप्ट्स। इनको जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कॉन्सेप्ट भाई साहब, चलिए थोड़ा सा ब्राइटर साइड पे चलते हैं। सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। हाँ जी, किसी को पता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होती है? बताइए 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 बताइए, जल्दी बताइए। अरे सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये आपका बिजनेस है, ये आपकी शॉप है, ये आप हैं। ठीक है साहब। तो आप और आप दोनों अलग अलग लोग बाग हैं, मतलब बिजनेस और बिजनेस ओनर दो अलग अलग एंटिटी हैं। सिंपल सी बात यहाँ लिखी हुई है, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। मतलब बिजनेस के रिकॉर्ड अलग मेंटेन होंगे और ओनर के जो भी रिकॉर्ड्स है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो किसी ट्रांजैक्शन में बिजनेस का पैसा यूज ना कर रहा हो। मतलब अगर हम दोनों का केस लेते हैं, दोनों के लिए इंश्योरेंस लिया गया। शॉप के लिए इंश्योरेंस लिया गया तो वो शॉप के एक्सपेंडिचर यानी बिजनेस के एक्सपेंडिचर में आएगा। और अगर ओनर ने इंश्योरेंस लिया खुद के लिए, तो अगर वो खुद की जेब से या खुद के घर की सेविंग से लेता है या अपने वाइफ के पैसों से या बच्चों के पैसों से या मम्मी पापा भैया भाभी किसी के भी पैसों से इंश्योरेंस लेता है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मगर वो ही ये पैसा बिजनेस में से निकाल के इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, बट एज अ ड्राइंग, क्योंकि वहां पे बिजनेस ओनर जो है पर्सनली यूज कर रहा है पैसे को। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? ये दोनों भाइयों के बीच में दरार है, मतलब शॉप अलग है, मतलब बिजनेस अलग है और बिजनेस ओनर अलग है। चलिए फिर उसके बाद सेकंड कंसेप्ट की बात करते हैं। सेकंड कंसेप्ट है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मतलब कभी भी आप कोई बिजनेस खोलते हैं, ठीक है, तो बिजनेस क्या आप ये सोच के खोलते हैं कि भाई मैं 6 महीने चलाऊंगा, 15 दिन चलाऊंगा या 1.5 महीने चलाऊंगा और बंद कर दूंगा? ऐसा कभी आपने सोचा है? अभी कुछ एग्जाम्पल देंगे लोग बाकी, सर वो सीजनल शॉप जो लगाते हैं, होली पे कलर्स की लगा ली, दिवाली पे पटाखों की लगा ली, या हमारे इधर संक्रांत पे पतंगों की लगती है तो वो पतंगों की शॉप आपने लगा ली। बट मेरे भाई वो भी कभी भी एक ही सीजन की प्लानिंग से नहीं चलते, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी सीजनल शॉप पे पूरा माल जितना वो लेकर आए वो 100% सेल ऑफ हो जाए। वो हमेशा क्या करते हैं, सामान लाते हैं, बहुत अच्छा लाते हैं, बहुत ज़्यादा बेचने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं एक क्लोजिंग स्टॉक हर सीजन के हर सामान का बचता है। फिर उसको बहुत अच्छे से करीने से वो पैक करके रखते हैं और पैक करने के बाद अगले सीजन में उसको फिर निकालते हैं। ठीक है, तो
हम कभी भी कोई भी बिजनेस जो है वो एक छोटे विजन के साथ नहीं करते कि महीने भर, 2 महीने, 6 महीने या साल भर करूंगा, उसके बाद बिजनेस को नहीं करूंगा। मतलब इसको आप लैंग्वेज में समझिए, अज्यूम्स बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर फोरसीएबल फ्यूचर, मतलब लंबे फ्यूचर के लिए हम करेंगे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है आपका? गोइंग। तो इस गोइंग के ऊपर ध्यान रखिएगा। जब भी कहीं आ जाए गोइंग, गोइंग मतलब गोइंग गोइंग गोइंग, भैया लंबा जाएगा, लंबा चलेगा, लंबा। चलो छोड़ो, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लंबे समय तक करने के लिए हम इसको चलाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम मैचिंग कंसेप्ट। क्या बात करते हैं हम? मैचिंग कॉन्सेप्ट की। मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब, ए दीदियों आपके वाली मैचिंग नहीं है, ये दूसरी मैचिंग है। यहाँ पे मैचिंग के बारे में बात क्या हो रही है कि एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद रिलेटेड रेवेन्यू इन द सेम पीरियड। मतलब इसको ऐसे समझिए कि जो एक्सपेंस हुआ मेरा, उससे रिलेटेड जो भी रेवेन्यू होगा वो एक ही टाइम पीरियड के लिए, सेम टाइम पीरियड का काउंट होगा, सेम पीरियड के लिए काउंट होगा। ठीक है। अब होता क्या है, मतलब जैसा कि मैंने अगर आपको अभी बताया था कि ये जो होते हैं सीजनल शॉपकीपर्स जितने भी होते हैं, तो वो इस साल का एक्सपेंडिचर इस साल के रेवेन्यू से ही सेट ऑफ करेंगे। मतलब ये नहीं कि भाई मैंने इस बार 10 लाख रुपया खर्चा कर दिया, रेवेन्यू मेरा 5 लाख है, तो अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस पता लगाना है तो मैं इसी साल के एक्सपेंडिचर्स के से पता लगाऊंगा। मतलब अगर मैंने 10 लाख डाले हैं और 5 लाख रुपए का मेरा रेवेन्यू हुआ है, तो सिंपली 5 लाख रुपए का लॉस हुआ है। इस साल की बुक्स जो है मेरी 5 लाख रुपए के लॉस के साथ में क्लोज होंगी। अब अगर मेरे को इसी साल में 10 लाख रुपए का सामान लाया और वो मैंने 15 लाख रुपए में बेच दिया, तो जो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है वो इसी साल के प्रॉफिट में काउंट होगा, ये नहीं कि अगले साल के लिए मैं काउंट करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि सन 2024-25 में जो भी आपने पैसा लगाया, उसके एक्सपेंडिचर सन 2024-25 के हिसाब से ही कैलकुलेट करके बुक्स को क्लोज किया जाएगा। मैचिंग कंसेप्ट मतलब एक्सपेंस और रेवेन्यू आपस में मैच किए जाएंगे। कंडीशन क्या है? सेम टाइम पीरियड के होने चाहिए। चलिए, फिर उसके बाद बात करते हैं हम कंसेप्ट डुअल एस्पेक्ट की। फिर उसके बाद फोर्थ कंसेप्ट है आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? एवरी ट्रांजैक्शन है विल इफेक्ट टू अकाउंट्स। मतलब क्या होगा? टू अकाउंट्स जो है, अरे यार जल्दीबाजी में, टू अकाउंट्स, हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई जर्नल एंट्री भी आप लोगों ने देखी होगी, तो XYZ अकाउंट डेबिट टू ABC अकाउंट। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें? एक अकाउंट ये है और एक अकाउंट ये है, मतलब कोई ना कोई अकाउंट किसी चीज के लिए डेबिट होगा और एट द सेम टाइम कोई ना कोई अकाउंट उस टाइम के लिए क्रेडिट होगा। तो कोई भी ट्रांजैक्शन सिंगल उसमें नहीं हो सकता, हर ट्रांजैक्शन जो है उसके डुअल इफेक्ट होंगे। मतलब हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स जो हैं, दो अकाउंट्स विल बी इफेक्टेड। चलो फिर उसके बाद बात करते हैं हम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसको याद रखने के लिए आप डुअल को ध्यान रखिएगा। डुअल मतलब दो, दो मतलब दो अकाउंट्स। ठीक है। मनी मेजरमेंट मतलब, मनी मेजरमेंट हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमारे बिजनेस में मनी से मेजर किए जा सकते हों और डायरेक्टली हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हों। कहने का मतलब, पड़ोसी ने फॉर्चूनर खरीद ली, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे, वो मेरे बिजनेस में नहीं आएगी। ठीक है। मगर मेरी शॉप के लिए अगर मैं एक पेन खरीद के लाया, तो वो जो पेन का भी खर्चा है उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। मगर यही पेन अगर मेरे को कहीं रोड पे पड़ा मिल गया,
तो मैं इसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं करूँगा। या मेरे एम्प्लॉय ने गिफ्ट दे दिया सर कि आप पूरे टाइम लिखते हैं तो इस पेन को यूज़ करिएगा, तो वो भी मेरे लिए असेट है, मगर वो बुक्स में एंटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिजनेस ने इसके लिए कोई एक्सपेंडिचर नहीं करा है। तो ऐसा मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता हो और बिजनेस के यूज के लिए हो, वो ट्रांजैक्शंस यहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे। फिर उसके बाद आता है कॉस्ट कंसेप्ट। चलिए, कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। आप सिर्फ इतना सा लिखिए, ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, मतलब आप बुक में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो हमेशा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर करेंगे, आज की मार्केट वैल्यू के ऊपर नहीं करेंगे। या हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी गोल्ड खरीदा, तो गोल्ड खरीदा आज से कुछ दिन पहले वो 1 लाख रुपए का था, आज वो 1,20,000 का है। उससे कुछ दिन पहले वो शायद 40,000 का था। और बहुत साल पहले जब मैंने पहली बार गोल्ड खरीदने गया था, तब मैंने देखा था 13,000 कुछ रुपए था गोल्ड का प्राइस। ठीक है, तो उससे अब वो जो उस दिन 13,000 का गोल्ड था, अगर मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा तो उस दिन की 13,000 की प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड करूंगा, आज के 1,20,000 की प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। हाँ, ऐसा कुछ होगा, इनके अंदर चेंजेस होते हैं, कुछ वेरिएशंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो हम आपको आगे लेक्चर में समझाएंगे जैसे जैसे आगे हमारी जर्नी चलेगी। तो अभी हमें क्या क्या बात कर लिया हमने, फटाफट से इन कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। यहाँ पे शॉप और शॉप ओनर जो है दोनों अलग अलग है, और हम मेनली किसके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं? हम मेनली सिर्फ शॉप से रिलेटेड यानी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। फिर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई बिजनेस जो है सदा के लिए किया जाता है, कोई भी पर्टिकुलर छोटे टाइम पीरियड की प्लानिंग के लिए बिजनेस नहीं किया जाता है। फिर मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट में क्या कहा गया कि जो जिस साल का एक्सपेंडिचर है वो उस साल के रेवेन्यू के साथ ही सेट ऑफ होगा। प्रॉफिट एंड लॉस सेम ईयर के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज को मैनेज करके आपस में प्लस माइनस करके निकाला जाएगा। फिर उसके बाद बात आती है डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट को याद रखने के लिए, डुअल डुअल यानी कि दो, कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो कोई ना कोई दो अकाउंट्स हमेशा इफेक्ट होंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ कंसेप्ट के बारे में, जो कि है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? हम हर उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो कि पैसे में नापा जा सकता हो। ठीक है, फिर सिक्स्थ कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट की रिकॉर्डिंग करेंगे तो जितने का आपका बिल है, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। जिसमें मैंने आपको गोल्ड का एग्जांपल दिया कि जब मैंने पहली बार गोल्ड खरीदा था तब वो 13,000 का था, और आज जो गोल्ड की प्राइस है वो 1,20,000 पे है। और अगर मैं अपने उस गोल्ड को बिजनेस में यूज़ करने के लिए लेकर आता हूँ तो मैं उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 13,000 पे ही रखूँगा, वही रिकॉर्ड की जाएगी। चलिए, फिर उसके बाद बात करते हैं हम आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए, अभी तक मुझे ये बताइए कि इतना सारा पढ़ के आपको कैसा लगा? शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आपका फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और आप यहाँ तक 8 से 10 मार्क्स कवर कर चुके हैं। आगे वाले टॉपिक को मिलाएंगे तो हम 10 से 12 मार्क्स आज के डे में कवर कर चुके हैं। सिर्फ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस के लिए दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, इसी रजिस्टर में नीचे लिखना है। भाइयों, अगर 7 दिन के अंदर अंदर अच्छे मार्क्स चाहते हो तो मेरी सिर्फ इस गाइडेंस को मान लो, तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलिए, फिर आगे बात करते हैं हम फीचर्स। भाई साहब, अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं? वही सारी घिसी पिटी बात। सबसे पहला फीचर क्या कहता है? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। किस चीज की रिकॉर्डिंग करते हैं हम यहाँ पे? गानों की रिकॉर्डिंग करते हैं, रील्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, या ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं? यहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं, बाकी चीज़ों की रिकॉर्डिंग मोबाइल में अलग से हर समय की जाती है। मगर यहाँ पे सिर्फ जब काम में पढ़ाई लिखाई हो रही हो, बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हो, उनको हम बुक्स में
कंप्यूटर में या लेजर बुक में या जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। फिर होता है हमारा क्लासिफिकेशन। क्या होता है? क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन। मतलब समराइजेशन, समराइजेशन मतलब जो हमने पूरे साल भर में ट्रांजैक्शन करे, उन ट्रांजैक्शंस को हम समराइज करते हैं और ये निकालते हैं कि पूरे साल भर में बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया या नहीं अर्न किया। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स थर्ड है। प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन करी जाती है। फिर क्या होता है जी? फिर होता है कम्युनिकेशन। किस चीज़ का? कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स मतलब सबसे पहले अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कुछ रिजल्ट निकल के आए हुए, इस साल बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, मेरा कैश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मेरा कैश बहुत ज़्यादा कम हो गया, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लोन बढ़ गया है, मेरी असेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मेरी रीच बहुत ज़्यादा हो गई है। कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता पड़ती है और उसको फिर हम उन रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करते हैं टू द यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन कौन से यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं भाइयों बहनों? कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कौन? जो बिजनेस के अंदर रहता है। कौन कौन? ओनर, एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। और फिर उसके बाद एक्सटर्नल यूज़र कौन कौन हो गया? इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट। ऐसे आपको रटा होना चाहिए, फटाफट फटाफट रट जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आज के दिन सिर्फ इसी के ऊपर ध्यान देना है। थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़िएगा। मेरे जाने के बाद एक बार बंद करके प्लीज हैंड टू हैंड इसको बंद करिएगा, ऐप बंद करिएगा, ऐप भी बंद मत करिएगा, कुछ मत करिएगा, सीधे इसको लॉक कर दीजिएगा वीडियो खत्म होते ही। और 2 मिनट के लिए फुल कंसंट्रेशन के साथ जितनी भी चीजें आज हमने नोट करी है उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग। फिर उसके बाद लीगल एविडेंस के तौर पे काम आता है, लीगल प्रूफ के तौर पे काम आ जाता है जी। एविडेंस लिखने में कईयों की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए मैंने लीगल प्रूफ रख दिया। और फिर ये प्रोवाइड करता है बेस फॉर किस चीज़ की? प्लानिंग। प्लानिंग के लिए बेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्लानिंग के लिए बेस प्रोवाइड करता है। ये कौन करता है? ये सारी चीज़ें ये अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। अकाउंटिंग के फीचर्स को आप दोबारा देख लीजिए। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है, फिर क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा है। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग बताने की ज़रूरत नहीं है, क्लासिफिकेशन और समराइजिंग भी बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, जहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता लगाते हैं, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट्स बनाते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स है। कोई पूछेगा ये क्या लिखा है, तो हम इसको पूरा लिख देते हैं। कोई कोई मेरी तरह पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। चलो, फिर उसके बाद लीगल प्रूफ के तौर पे काम आ सकता है कि कल को कहीं कोई आपके ऊपर पार्टी केस कर दे कि नहीं जी आपने सामान नहीं दिया, या आप किसी के ऊपर केस कर रहे हो कि भैया पैसा नहीं दिया, वो बोलते क्या प्रूफ है आपने मुझे सामान दिया, मैं तो बोलता हूँ आपने सामान ही नहीं दिया। फिर आप उसे दिखाएंगे, रुक जा भाई रुक जा, मेरे पास तेरे यहाँ रिसिप्ट है, जितना सामान गया वो बिल का रिसिप्ट है, एक्सेप्टेंस है, आप यू कैन हैव दिस कॉपी, और उसके बेसिस पे वो आपको पेमेंट देगा। फिर उसके बाद बेस फॉर प्लानिंग। प्लानिंग किस चीज़ के लिए? अगले साल क्या करना है, कैसा करना है, अभी इस साल मेरी क्या क्या चीज़ों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, क्या क्या चीज़ों में परफॉर्मेंस बेकार रही, कहाँ का मेरा एक्सपेंडिचर वेस्ट हुआ और कहाँ का मेरा जो है कॉस्ट कटिंग हो पाई। तो वो सारी चीज़ों की प्लानिंग के अंदर बेस कौन बनता है? ये आपकी अकाउंटिंग। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अब है असली बात। अगर आपको इसकी कॉपीज चाहिए है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए अभी रिकॉर्ड, एक काम करता हूँ इसको पहले सेव कर देता हूँ आपके लिए। चल भाई।
आ, ये 7 डेज का फोल्डर है, इसके अंदर आप सेव कर देते हैं, इसका नाम डाल देते हैं 7 डेज लेक्चर 1। ठीक है, जिसको भी चाहिए बस ये चीज़ लिख के 7 डेज लेक्चर 1 आप लिख दीजिएगा मुझे या मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ये पूरा जो हमने लिखा है वो सारी चीज़ें आपको भेज दूंगा। प्लस ये आपको जो शीट है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ जी, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके डी के गोयल की स्टाइल पे हैं कुछ क्वेश्चंस, जिन भी भाइयों बहनों को नहीं दिखाई दे रहे हों, चलो अब तो दिख जाएगा। लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसके, फटाफट फटाफट फटाफट। रुक जा रुक जा रुक जा रुक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आज का आपका होमवर्क 1 है और ये इसके बाद 2 क्वेश्चन हो रहे हैं बस। ये एक काम करो, पूरी सिंगल स्क्रीन पे ले आते हैं आज को। ये आपका आज का होमवर्क है, इस होमवर्क को आपको करना है बहुत ही ईमानदारी के साथ, मेरे लिए नहीं आपको खुद के लिए करना है और आपके अपने 80% के मार्क्स के लिए करना है। प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला अकाउंटिंग, ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग भी मैंने आपको समझा दिया। 4 यूजर्स के नाम भी आप अभी जस्ट हमने रिवाइज करे हैं। फिर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, भाई साहब बताओ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में क्या होता है? मनी मेजरमेंट यानी कि वो चीज़ें जो वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे जो मनी के टर्म्स में हम मेज़र कर सकते हैं बिजनेस के अंदर। फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? बिजनेस और बिजनेस ओनर जो है वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। फिर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यानी कि बिजनेस जो है वो रन किया जाता है लंबी सोच को लेके, यानी कि एक लंबे समय के लिए बिजनेस को रन किया जाता है। मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि एक्सपेंस और रेवेन्यू को मैच करेंगे मगर सेम ईयर के। फिर उसके बाद बात करते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की, यानी कि डुअल यानी कि दो, दो यानी कि दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटिंग बुक कीपिंग, स्कोप के बारे में बात करी थी हमने, स्किल के बारे में बात करी थी हमने, क्या करा था, डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करी थी। ठीक है, और एक और पॉइंट था वो आप देखना। फिर उसका शॉर्ट नोट बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये सिर्फ ये एक चीज़ है जो आपको थोड़ी सी बुद्धि लगानी है, मगर ये भी आपको हमारे ही नोट्स के अंदर मिल जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होके अप्लाइड क्वेश्चन है। तो ये आपका आज का है, अगर ये आपने कर डाला तो लाइव झिंगा लाला 10 से 12 मार्क्स आज के टॉपिक से मैं आपको गारंटी करता हूँ। इसी तरीके के और कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, एंड्रॉयड ऐप पे स्टोर एंड्रॉयड स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगी, iOS स्टोर पे ऐप मिल जाएगी ग्लोबल गुरु क्लासेस के नाम से। थैंक यू एंड